अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एफपीएससी में जो लेक्चर कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू हुआ था 31 जुलाई 2023 को इंटरव्यू सेंटर था इस्लामाबाद, ये शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैं एफपीएससी के जो चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने मुझसे जो पहला सवाल पूछा वो ये था कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की। सुलह हुदैबिया की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताएं। जनरली आप देखें कुछ लोगों मैंने देखा क्या करते हैं, शरायत याद कर ली, किसने लिखी थी ट्रीटी वो याद कर लिया, और कब हुई थी ये उनको पता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन निकल के आ गया। तो इसमें मेरी समझ से जो आंसर बनता है वो ये कि मामला पावर का है। अब नबी अलैहिस्सलाम एक पावर थे, लेकिन वो लोग उस वक्त उनको पावर मानते नहीं थे। ठीक है, तो जब ये ट्रीटी हुआ, यानी आप किसी से ट्रीटी करते ही कब हैं, सुलह करते ही कब हैं, जब आप उसको पावर मान लेते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने पावर मान लिया था, रिकग्नाइज कर लिया था, यही तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताएं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद कौन सी सूरह रिवील हुई। तो वो थी सूरह फतह। तो जिसमें अगर आप देखें इन्ना फतहना लक फतह मुबीना, तो इसमें भी जिक्र आपको मिलेगा, इससे भी उसी तरफ इशारा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें शरायत में एक अगर आप बात देखें कि उन्होंने बताया ये था कि हमारा कोई भी बंदा वो क्या करेगा ना, जब अगर वो इस्लाम कबूल करके वहाँ जाएगा तो आप बाउंड हो गए उसे वापस करें, लेकिन आपका कोई बंदा वो इस्लाम छोड़ के यहाँ आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा था ना कि ये शरायत में यानी ये ऐसे दिख रहा था यार ये ठीक नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कुरान में आ गया इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। तो ये जिक्र था कि आपको रिकग्नाइज किया गया था, पावर को पावर मान लिया गया था। ठीक है, मेरी समझ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा बेसिकली वो ये पूछा कि बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट कैसे हैं आप इस पोस्ट के लिए। तो वो बताया, वो जस्टिफाई किया। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन था, वो बेसिकली ये था कि आप ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में कैसे हार्मफुल हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली आप अपने तरीके से दें, मैंने अपने तरीके से दिया, आप अपने तरीके से दें। तो ये फ्यूचर में ना गुजरे ज़माने का सवाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अच्छा नॉलेज लेकर जाएं। नेक्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप पिक्चर में आए, उन्होंने पहला सवाल जो मुझसे पूछा वो ही पूछा कि माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें मेरी समझ से पहले ये मैंने मेरा तरीका है वो मैंने सबसे पहले ये बताया कि अगर आप जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर देखते हैं जब भी, उसमें मैं यूज़ करता हूँ माइक्रो प्रोसेसर का जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, यानी इसमें किसी तरह काम कर सकता हूँ। जो जिस तरह भी मेरा लैपटॉप है, मैं चाहूँ इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, मेरी मर्ज़ी। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है ना, तो इसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ माइक्रो प्रोसेसर का। इसके अंदर जो मेरा होता है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और आज की डेट में मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर में तो आप देखें कैश भी उसका पार्ट बन चुका है। लेकिन कहने का मतलब कि आईओ एक्सटर्नली कनेक्टेड है। ठीक है, प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नली कनेक्टेड है। तो माइक्रो कंट्रोलर फिर कब यूज़ करना है मेरे को, वो तब जब स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं। यानी स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर जो स्पेसिफिकली कुछ एक टास्क करने के लिए बना है। एम्बेडेड सिस्टम की बात कर लें, यानी आप भी देख लें, डिजिटल कैमरा देख लें, वॉशिंग मशीन देख लें, तो कोई एक टास्क परफॉर्म करना है ना, तो यहाँ पे ये इकट्ठा ये इंटरनली है, वहाँ पे एक्सटर्नली था ना, यहाँ पे इंटरनली है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप देखें मुझे हाफ एडर की ज़रूरत कब है, जब दो बाइनरी डिजिट्स हैं मेरे पास, उनको ऐड करना है, तो ऑब्वियस बात है मुझे हाफ एडर की ज़रूरत है। फुल एडर की ज़रूरत मुझे कब है, फुल एडर की जब मेरे पास बिट्स, अब 3 बाइनरी बिट्स हैं मेरे पास, 3 बाइनरी डिजिट्स हैं, तो उनको मैंने ऐड करना है, तो मुझे किसकी ज़रूरत है, फुल एडर की। लेकिन जब फिर आगे एक स्टेप आगे जाएं, वहाँ पे ये बताएं कि देखें 2 बिट्स थी, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास एक एक्सऑर गेट से मेरा काम चल जाता था, एक्सक्लूसिव आर जिसको कहते हैं हम, और एक एंड गेट से मेरा काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब मेरे पास बिट्स 3 बढ़ गई, ऑब्वियस है मेरे पास 2 एक्सऑर
और 2 एंड गेट की ज़रूरत है और एक और गेट की ज़रूरत है आगे, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सब आपने पढ़ रखा है। डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन, हर जगह ये बातें डिस्कस हुई हैं, ये 2 क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर अगर आप देखें, ये फिर माइक्रो कंट्रोलर बेस, फुल फॉर्म उन्होंने पूछ ली, प्रोग्रामेबल रैम और रैम की रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोग्रामेबल रैम। तो ये देखें, यही माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड है, तो मिल के एक जगह आ गई ना। तो पहले बता दिया था, लेकिन नीचे आके फुल फॉर्म पूछ ली, अंदर से क्वेश्चन निकाल के। तो नेक्स्ट क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा मुझसे, अगर आप यहाँ पे देखें तो वहाँ पे जो ही मुझसे पूछा, तो वहाँ पे एक सामने डायरी पड़ी थी, टेबल थी ना, उस पर डायरी पड़ी थी, वहाँ साथ एक पेंसिल भी थी। तो आई की उन्होंने कहा 5 सेकंड आपके पास आंसर करें, तो मैंने आंसर तो कर लिया, 9 है इसका आंसर। उन्होंने कहा कैसे 9 है, 9 आपने कैसे बता रहे हैं, कैसे इसका आंसर 9 है, तो इसको ज़रा समझ लीजिए। तो इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, स्टार्ट में 7 थी, 7 थी। तो आई में अगर आप देखें तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 8 हो गई। और 8 जब हुई, यहाँ पे वैल्यू देखें, सी आउट क्या कर रहा है, इसके साथ सी आउट प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का, इंसर्शन ऑपरेटर या पुट ऑपरेटर्स के साथ अगर आप देखें प्री इंक्रीमेंट हुआ, आई का प्री इंक्रीमेंट हुआ, तो इससे क्या होगी, वैल्यू 9 हो गई। 9 जब आप प्रिंट करके आए तो कैसे प्रिंट हुआ, इसमें अगर आप देखें, ये इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये आई इंक्रीमेंट पहले चल गया, कैसे चल गया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो सी आउट प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट ओ स्ट्रीम क्लास का, इसमें इंसर्शन ऑपरेटर या पुट ऑपरेटर में आपने इसको पास किया प्री इंक्रीमेंट, कि पहले ये इंक्रीमेंट हुआ तो फिर प्रिंट हुआ ना। तो इसका काम है आउटपुट स्ट्रीम में इसे इंसर्ट करना, किसको, 9 को। समझ में आया क्या? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो उन्होंने मुझसे पूछा, वो ये पूछा कि आप ये बताएं कि लूप, उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि एक एक कुछ स्टेटमेंट्स उनको मैंने 10 बार चलाना है, तो क्या कंडीशन बनाएंगे। तो मैंने लूप, फॉर लूप का इस्तेमाल किया, ज़्यादा हमें पसंद आता है, तीनों चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। कंडीशन, कोई आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन बनाते हैं या फ्लो लेते हैं, तो 3 एक चीज़ें एक जगह पे आ जाती हैं। तो मैंने जब ये लिखा और मेरे साथ बोलता गया, तो उन्होंने कहा यार ये यहाँ पे बताओ, ये क्यों आपने लिखा, आपने आई लेस देन इक्वल टू 10 क्यों किया। आप, उन्होंने कहा आप ऐसे भी नहीं कर सकते आई लेस देन 10। मैंने कहा नो, नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि मैंने कहा आपने क्वेश्चन पूछा है कि स्टेटमेंट्स में 10 बार चलाने में इंटरेस्टेड है, तो स्टेटमेंट जब 10 बार चलाने में इंटरेस्टेड है तो क्या होना चाहिए भाई, वो ये होना चाहिए कि कंडीशन कुछ ऐसी बनाओ ना कि 10 बार लूप में जाओ, बॉडी में जाओ, एग्जीक्यूट करो। तो उसमें ये अगर आप देखें तो 10 बार चलाना है मुझे ना। तो कैसे, अब मैं बताता हूँ। अगर आप देखें आई की वैल्यू स्टार्ट में 1 है, तो फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, यानी स्टार्ट में 1 है, 1 की बार स्टेटमेंट चली, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 2 हुई, 2 में चेक हुई, तो करते करते आप 10 आ गया। 10 आ गया जब, तो अब अगर यहाँ पे आप देखें 10 10 जब आ गया तो यहाँ पे स्टेटमेंट चल गई ना, फिर 11 आ गया। 11 की बार क्या हुआ, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन यहाँ पे फॉल हुई ना, तो फिर आप लूप से बाहर आ गए। लेकिन कितनी बार बॉडी में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, तो मैंने कहा आपका सवाल ये कि कितनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी, तो 10 बार। चेक तो 11 बार हुई है, ठीक है। मैंने कहा चेक कंडीशन 11 बार हुई है, जबकि चला लूप 10 बार है। तो उसके बाद उन्हें जब मुझे, मैं जब सिंटेक्स लिखा साथ में बोल रहा था, आई साइन 1 सेमी कॉलन लेस देन इक्वल, आई लेस देन इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, आई इंक्रीमेंट, वो कह आप ये सेमी कॉलन तो आपने बताया, उन्होंने कहा आप कॉलन कॉलन का यूज़ कब करते हैं फिर। तो मैंने कहा जब हम कंडीशनल ऑपरेटर लिखते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्टिव असाइनमेंट के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप क्या करते हैं, प्राइवेट कोई किसी भी क्लास में किसी मेंबर को मैंने प्राइवेट प्रोटेक्टेड या पब्लिक बनाया, तो उसके बाद मैं भी कॉलन का इस्तेमाल करता हूँ ना। इनफैक्ट जब आप इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिटेंस, मैंने क्लास ए थी मेरे पास और मैंने इससे इनहेरिट कर लिया है, जब मैं क्लास बी बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इनहेरिट कर रहा हूँ पब्लिकली या जिस समय मैं चाहूँ इनहेरिट ए को। तो अगर इसमें देखें तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया, कॉलन का इस्तेमाल किया ना। और उसके बाद अगर आप देखें तो कॉलन का इस्तेमाल हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो और भी जब बिट्स फील्ड में भी आप देखें तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा बाइनरी एडिशन, पूछा 2 डेसिमल नंबर सिस्टम का, डेसिमल नंबर से उन्होंने कहा 1 और 3 का बाइनरी एडिशन बताओ मुझे, ठीक है। इसमें तो आपके पास ये है ना कि आप पहले बाइनरी निकाल लें, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे अगर 1 की बाइनरी लिखनी है तो मैंने ये लिख दी जी,
ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो 3 की लिखनी है तो मैंने ये लिख ली। तो एक तो तरीका मेरे पास ये है कि 1 1 0, 1 कैरी गया, 1 1 फिर 0, फिर 1 कैरी गया तो 1 नीचे आ गया। एक तो तरीका ये है, लेकिन डेसिमल है भाई, इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। सीधा डायरेक्ट आप 4 को माइंड में रखें, 4 की बाइनरी निकाल दें। तो 4 की बाइनरी लिखी और पीछे अगर 16 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से तो पीछे 1301 लगाएं और यहाँ पे काम कर लें। ठीक है, तो ये मैंने बताया। तो अगर ऑक्टल पूछा जाता या हेक्साडेसिमल पूछा जाता तो क्वेश्चन बदल जाता। ठीक है, नेक्स्ट फिर एफपीएससी चेयरमैन साहब, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साहब ने मुझे 7 सवाल पूछे हैं। उसके बाद एफपीएससी चेयरमैन साहब आए, उन्होंने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसके बारे में क्वेश्चन किया। तो मैंने जब इसको डिस्कस किया उसके बाद उन्होंने मुझसे सी पैक से रिलेटेड सवाल पूछा, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ये क्या है। जब मैंने इसकी बात की, लेकिन उन्होंने पूछा क्यों है ये, इसकी क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैं साउथ चाइना सी में जो मसाइल हैं उनका मैंने जिक्र किया। यहाँ पे साउथ चाइना सी के क्या मसाइल हैं। बेसिकली 9 डैश लाइन के तहत चाइना तो ये कहता है ये सारा एरिया ही हमारा है। तो लेकिन 1973 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ओशन ने यहाँ पे कुछ फैसले भी किए थे, लेकिन उससे बहुत सारे कंट्रीज़ अभी तक खुश नहीं है। तो वहाँ पे एक तो झगड़ा चल रहा है साउथ चाइना सी में, लेकिन जब भी वहाँ से वो लोग ट्रेवल करके आते हैं, स्ट्रेट ऑफ मैंने कहा मलक्का से गुजरते हैं, तो उन्होंने कहा अरे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वेयर इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का किधर है। ऑब्वियस बात है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, दुनिया का सबसे वाइडर स्टेट है। तो अच्छा उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप और किस स्टेट के बारे में जानते हो। मैंने कहा सर यही आगे बढ़ते हुए जब इंडियन ओशन से आप क्रॉस करोगे आगे अरेबियन सी से आप आओगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पड़ता है। तो उन्होंने कहा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये किधर है। मैंने कहा ये देखें आपका यूएई है, ये पीछे आपका ईरान है, तो उसके बीच में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये दुनिया का 1/3 तेल यहाँ से गुजर के जाता है। तो फिर मैंने जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का, ये आपका स्पेन है, ये आपका मोरक्को है, इसके दरमियान यानी ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद उनने उसमें सबसे वाइडर की मैंने बात की। अब इसको उलट पूछा तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो टर्की के पास पड़ता है, सारे जानते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने पूछा फिर पनामा कैनाल के बारे में क्या जानते हो। पनामा कैनाल का पता है आपको। तो उस देखें पनामा कैनाल बेसिकली क्या है। पनामा कैनाल ये अगर आप देखें अमेरिका ने 1904 से लेकर 1914 तक इसे बनाया पनामा कैनाल। लेकिन फिर वही बात पलट के आ जाए कि क्या ज़रूरत थी इसकी, स्ट्रेट की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन पहले क्या होता था ना, अमेरिका के फ्लोरिडा से अगर किसी बहरी जहाज़ को जाना है सैन फ्रांसिस्को, तो उसे पूरे नॉर्थ अमेरिका का चक्कर काटना पड़ता था यहाँ से, फिर वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचता था। लेकिन इस कैनाल के बनने से क्या फ़ायदा हो गया कि अब उसे पूरा चक्कर नहीं काटना, तो इसका फ़ायदा ये हो गया। तो ऑब्वियसली बात है ये फ्रेंच डिप्लोमेट थे, उनको ये प्रोजेक्ट मिला था करने के लिए। तो जब मैंने नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे जिक्र था, उन्होंने पूछा कि भाई आप नॉर्थ अमेरिका में कुछ कंट्रीज़ के नाम बता दो। तो मैंने मैक्सिको का नाम जो ही लिया, तो फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट हेड साहब जो थे ना वो पिक्चर में आए। उनने मुझसे पूछा कि ब्लूम टेक्सानोमी के बारे में क्या जानते हो आप। तो ब्लूम टेक्सानोमी देखिए, ब्लूम टेक्सानोमी क्या है। सबसे आप देखें कोग्निटिव डोमेन माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन आपका इमोशंस से रिलेटेड है, ठीक है। माइंड और इमोशंस की बात यहाँ पे हो गई। उसके बाद आप देखें साइकोमोटर डोमेन है, आपकी फिजिकल स्किल्स से रिलेटेड है। तो इसको मजीद एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, तो करें, क्योंकि वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो, मैं शॉर्ट बात कर रहा हूँ। तो एक शरारती बच्चे को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये आपसे सवाल पूछा जाए, सोचिए क्या जवाब देंगे आप, इसका अपने तरीका है देने का। नेक्स्ट C++ में कुछ डिफरेंस पूछ लिया उन्होंने। तो इसमें अगर आपको बताऊं तो मैंने जो आंसर दिया C++ में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखें सबसे पहले जो डिफरेंस है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें आप देखें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग है सी। और C++ क्या है, इसके उलट बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ऑब्वियसली बात है C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइंस को फॉलो करती है, साथ साथ प्रोसीजर को भी करेगी, ठीक है। तो उसके बाद आगे मैं अभी बोल रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को कोई आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फार्मूला लैंग्वेज पढ़ रखी है, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया जी ATM, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से दें, और भी बहुत से एग्जांपल है।
अच्छा, नेक्स्ट एनोनिमस पर्सन कहूँगा, पता तो क्लियर नहीं है मुझे कौन थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, मेरे डिपार्टमेंट रिलेटेड। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात, आप जिस डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट है, आई डोंट नो अबाउट इट, आपको आपको कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पे एक टिप दूँ, बी पॉजिटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, उन्हें पूछा कि पीपल, लोग क्राइम क्यों कमिट करते हैं। तो मुझे यहाँ से लगा कि ये साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट इट, आई एम नॉट डैम श्योर, मैं डैम श्योर हूँ इस बारे में कि वो कौन थे। तो इसका मेरा अपना जवाब, आप अपना जवाब दें। तो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जम्मू कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्या टिप है फिर, कि जब जहाँ से बंदा आ रहा होता है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पीर पंजाल रेंज, ये ज़ांस्कर रेंज, इसके बीच में हमारी ये क्या है, ये कश्मीर वैली है, ठीक है। लेकिन वो पार्ट जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल करती है, तो इसको हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, इसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और इसके इसमें इसमें अगर आप देखें तो फिर अब कश्मीर वैली रहेगी पीछे। अब ये क्या है फिर, कश्मीर वैली, ठीक है। अब कश्मीर वैली के साथ अभी जम्मू कश्मीर बात नहीं, अभी इसके साथ यहाँ पे लद्दाख आता है, ये ज़ांस्कर रेंज, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है जी, ये बाउंड्री है ना लद्दाख और कश्मीर के बीच, और पीछे ये जम्मू का एरिया, ठीक है। अब इस सारे को मिलाकर ना कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। आज़ाद कश्मीर हमने कह दिया, तो ये जो हमने जम्मू कश्मीर का, किसके कंट्रोल में है, इंडिया के कंट्रोल में है। इंडिया के कंट्रोल वाला कश्मीर, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती है। आज की यूनियन टेरेटरीज बना दी हैं, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आंसर दिया मैंने। तो इस तरफ पीछे हमारा आ जाता है जीबी, गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये आंसर दिया मैंने, तो आप अपने हिसाब से दें। फिर उन्हें एफपीएससी चेयरमैन साहब यहाँ पे फिर पिक्चर में, उन्होंने पूछा कि भाई आर्टिकल 370 और 35 से हटाए गए थे कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को, तो इसके बारे में क्या जानते हो आप। तो इसमें अगर आप देखें, ये आर्टिकल हटाए गए थे, तो ऑब्वियस बात है ये आए कब थे। सबसे पहले बात करते हैं 370 की, बात की मैंने। 370 क्या 1952 में आया था, ठीक है ना। इससे शामिल किया था गया था वहाँ पे। यहाँ पे इस आर्टिकल का क्या मकसद था, ये क्या, ये आर्टिकल जो ना कश्मीर को ना भारत से एक अलग पहचान देता था, यानी आप अपना आइन बना सकते हैं कश्मीर में। तो फिर 335 है, फिर ये जो आया इसका क्या मकसद है, ये क्यों आया। इसमें बेसिकली 1953 में आया था 35 से। इसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर से बाहर कोई भी पर्सन जो कश्मीर से बाहर है, तो वो कश्मीर यानी इंडिया से, इसमें आप देखें इंडिया से कोई पर्सन उठ के कश्मीर में आएगा, यहाँ पे वो ज़मीन नहीं खरीद सकता, यहाँ पे वो वोट देने का हकदार नहीं है, यहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। तो अब ये इन अ नेट शेल में अगर आपको बताऊं, 370 कश्मीर को आधी रियासत का दर्जा, जबकि 35 से आप कश्मीर को पूरी रियासत का दर्जा देता है, ठीक है, मुकम्मल रियासत का दर्जा। तो ये समझ में आया। फिर डेवलपमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर पूछा। जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट आज की डेट में रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स देखें, वहाँ पे फ्यूचर में कुछ और हो सकता है, तरह तरह की और बातें। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि मोटिवेशन क्या थी बिहाइंड इट, कि आप बीएस आपने कंप्यूटर साइंस में ही किया और कोई सब्जेक्ट में क्यों नहीं किया। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे डाइवर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो फिर मैंने वो बताया, आपका जो आंसर है वो अपने हिसाब से बताएंगे क्यों आप यहाँ पे आए इस फील्ड में, मोटिवेशन क्या थी। फिर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम बता दें, वो मैं भूल गया भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट भूल गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। ये थे, आज जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके हिसाब से एंटोनी ब्लिंकन साहब थे, तो मेरे माइंड से ही उतर गया। उन्होंने मुझे कहा कि वो लास्ट टाइम उन्होंने चाइना विजिट किया है, आपको याद है, मैंने कहा नहीं, भूल गया, तो क्या क्या रहे बंदा, तो ये मुझसे मिस हो गया, ये नहीं दे सका आंसर। फिर मैं उन्होंने पूछा मुझे मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ के नाम बता दें, तो मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ के नाम, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, जो भी मैं आप पहुँचा, तो उन्होंने कहा ओके रुक जाए। तो यहाँ पे मेरा इंटरव्यू एंड हुआ। अब करते हैं इसको समराइज़। ये तकरीबन 30 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए। क्वेश्चन और भी ज़्यादा पूछे गए थे, वो मेरी मतलब पर्सनल क्वेश्चन डिपार्टमेंट और पर्सनल क्वेश्चन थे, वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया।
तो इसमें अगर आप देखें, तो मैं समराइज़ करूँ इस बात को, ज़रा समराइज़ क्या है बेसिकली। इसमें अगर आप देखें, कोई भी चीज़ जब आप पढ़ रहे हो, पहले तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। कोई भी चीज़ आप तैयारी कर रहे हो ना, तैयारी, टिप नंबर, मेरी पहली टिप क्या है, तो अब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई भी चीज़ का, कोई भी नॉलेज, आप किसी तरह का नॉलेज है, किसी डोमेन का है, तो आपको वाई क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ मतलब क्यों है, ठीक है। ज़रूरत देखें, कोई भी चीज़ ज़रूरत के बगैर दुनिया में नहीं आती। तो आप हर जगह जाएंगे ना, ज़रूरत बीच में आएगी, ज़रूरत क्या है। तो फिर एक और, इसमें अगर आप देखें, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा, आप उसका आंसर कर रहे थे शायद, ठीक है, तो उस आंसर में जो आप बात कर रहे थे ना, उन्होंने वहीं से क्वेश्चन निकाल दिया। ये बात बहुत देखने को मिलती है। फिर आप क्वेश्चन का आंसर करने लगे, ठीक है, फिर उसी क्वेश्चन आंसर में से उन्होंने क्वेश्चन निकाल दिया। ये बड़ा होता है। तो दो अहम बातें, एक तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, ये समझें कि ये चीज़ क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद आप ये देख, जब भी क्वेश्चन का आंसर करें, कोई ऐसी बात ना करें जो आपको नहीं आती, ठीक है। तो हमेशा ऐसी बात करें जो आपको आती है, क्योंकि वो इंटरव्यू आपको शेप करते हैं, मेरी समझ से। तो इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप अच्छा कर पाएंगे इन फ्यूचर, और मैं दुआओं